अच्छा जी, तो जो कल हमारी डिस्कशन हुई थी वो यूज़ केसेस पे थी ना। यूज़ केसेस यहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक ना। जी सर। इसके बाद ये इंक्लूड वाली चीज़ें हमने डिस्कस नहीं की थी। सर ये अगर आप उसको थोड़ा सा समराइज कर दें दोबारा से। लास्ट टाइम क्लास के एंड में भी कुछ अच्छा। आई थी कुछ नहीं आई थी एक्टर और प्रोसेस थोड़ा सा समराइज कर दो। ठीक है चले, मैं करता हूँ। अच्छा देखिए, बेसिकली हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना वो अभी भी एनालिसिस मॉडलिंग ही है। ठीक है, एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर हमने कहा था कि हम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट से हम मॉडल बनाएंगे, ताकि मॉडल जो है वो हमें आसानी से मॉडल जो है वो आपकी आसानी से इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। उसको देख के हमें आसानी से समझ आ जाती है कि एक्चुअली सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा। तो जो रिक्वायरमेंट्स जो नेचुरल लैंग्वेज में लिखी हैं, हम चाहते हैं कि अब वो नेचुरल लैंग्वेज में हम उसे रिप्रेजेंट ना करें, बजाय इसके कि हम एक मॉडल बनाएं। तो मॉडलिंग के लिए हमने बात की थी कि वी हैव यूएमएल, और यूएमएल में वी हैव डिफरेंट डायग्राम्स, और उन डायग्राम्स को दो सब कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, जिसे एक स्टैटिक डायग्राम्स कहते हैं, जिसमें हम इनिशियली स्टैटिक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, और एक है बिहेवियर। तो अभी जो जिस फेज़ पे अभी हम हैं एनालिसिस की फ़ेज़ में, तो उस फेज़ में हम इंटरेस्टेड है कि हम जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं उसको अच्छे से एनालिसिस करें और सिस्टम का बिहेवियर समझने की कोशिश करें। ये हमारा क्या था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, इसके लिए फिर हमने डायग्राम्स देखी थी। सबसे पहली डायग्राम जो हमने देखी थी वो थी यूज़ केस, और उसके बारे में मैंने कहा था कि जो यूज़ केस डायग्राम है इसमें आपको दो वर्ड नज़र आएंगे। यूज़ केस, जो एक यूज़र है वो इस सिस्टम को कैसे यूज़ करेगा, हाउ द यूज़र इज़ गोइंग टू यूज़ दिस सिस्टम, उस यूज़र का उस सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्शन है, इस सिस्टम में उसका क्या प्रोसेस है, वो क्या करेगा। वो अगर हम कह रहे हैं कि ये यूज़र है, ये स्टेक होल्डर है, इसका सिस्टम के साथ लिंक है, तो वो सिस्टम में क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। तो यूज़ केस ड्रा करने के लिए आपको ये कहा था कि दो चीज़ें होती हैं, एक एक्टर होता है, ठीक है, और एक उस एक्टर का एक प्रोसेस या उसका यूज़ केस। तो यहाँ पे जो आपको एग्जांपल बताई थी, यहाँ पे ये बताया था कि यहाँ पे एक एक्टर है, ये बैंक की एक एग्जांपल है, लोन ऑफिसर के नाम से एक एक्टर है, और अब हमने ये देखना है कि लोन ऑफिसर बेसिकली करेगा क्या। तो हमने यहाँ पे सिंपल से उसका यूज़ केस डिफाइन किया कि लोन ऑफिसर जो है उसका काम ये है सिस्टम में कि वो लोन को प्रोसेस करेगा। कैसे करेगा इसकी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है, कैसे करेगा उसके लिए हम फिर एक्टिविटी डायग्राम बनाएंगे। तो यूज़ केस का मकसद सिर्फ ये है कि हम एक डायग्राम की फॉर्म में हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली क्या करें, कैप्चर करें। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम कैप्चर करें, और हम हमारे सिस्टम में जितने भी स्टेक होल्डर्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनका हम सिस्टम के साथ इंटरेक्शन बताएं। तो आप देखिए इस डायग्राम में आपको दो यूज़र्स नज़र आ रहे हैं, दो एक्टर्स जो कुछ एक्ट कर रहे हैं उस सिस्टम पर। एक आपका एटीएम कस्टमर जिसने एटीएम मशीन को लेट से यूज़ करना है, तो हम कहते हैं वो यूज़ करेगा, तो वो यूज़ क्यों करेगा, उसकी क्या एक्शंस होंगे, वो क्या प्रोसेस करेगा। हमने कहा कि भाई उसका एक प्रोसेस ये या एक यूज़ केस ये है कि वो फंड्स विड्रा कर सके, ठीक है। दूसरा उसका यूज़ केस ये है कि वो अकाउंट क्यूरी कर सके, कोई भी क्यूरी, लेट से स्टेटमेंट देखना चाहता है या अपना बैलेंस देखना चाहता है, कुछ भी। और तीसरा यूज़ केस उसका ये है कि वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर सके। तो अब देखो ये सारे 1 2 3 ये बेसिकली क्या है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। ये फंक्शनैलिटी हमने क्या करनी है, अचीव करनी है, ठीक है। इसी तरह दूसरे एंड पे देखें ऑपरेटर को, हम कहते हैं कि अब एटीएम का कोई ऑपरेटर होगा जिसका काम क्या है कि जब एटीएम में कैश लेट से ख़त्म हो जाता है तो वो क्या करेगा, वो कैश ऐड करेगा, सिस्टम को स्टार्ट करेगा और सिस्टम को शट डाउन करेगा, ठीक है। शट डाउन लाइक जब कैश ऐड कर रहा है उससे पहले शट डाउन करेगा, फिर कैश ऐड करके दोबारा स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम जो मैंने आपको कल जो पूरा एक प्रोसेस बताया था कि जब हम इलिसिटेशन करते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो फर्स्ट एक्टिविटी है, तो इलिसिटेशन में हम क्या करते थे, सात नाम है ना, इलिसिटेशन में हम क्या करते थे, रिक्वायरमेंट्स को
गैदर करते थे, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते थे। किन सोर्सेज से करते थे? किन सोर्सेज से करते थे, कहाँ से करते थे? वो यूजर्स की बात ना, तो उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि हम एलिसिटेशन में ये करते हैं कि हम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस सिस्टम के कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे, ठीक है, स्टेक होल्डर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, वो आपके बेसिकली क्या हो गए? एक्टर हो गए, सही है। स्टेक होल्डर्स आपका लेट्स से बैंक के केस में कैशियर, मैनेजर, सिस्टम एनालिस्ट, और क्या होता है उसमें, टॉप हायरार्की में चले जाए, हर उसके डिफरेंट यूज़ केसेस हैं, ठीक है। और आम यूज़र जो एटीएम से विड्रॉ कर रहा है, ये सारे क्या है, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। और ये स्टेक होल्डर्स वहाँ पर यहाँ पर एज अ इनपुट आएंगे एज अ एक्टर्स। हर एक्टर का हम यूज़ केस डिफाइन करेंगे कि ये एक्टर का सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्शन है। तो फिर इस पे हमने एक डिटेल एग्जांपल देखी थी फ्लेक्स पे। हमने फ्लेक्स वाली केस स्टडी देखी थी। मैंने कहा था आप बताएं कि फ्लेक्स में आप एक एक्टर हैं, एज अ स्टूडेंट आप एक एक्टर हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आपने बताया था कि भाई हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम अपना मार्क्स वगैरह व्यू कर सकते हैं, इसके अलावा हम और क्या कहा था, फीडबैक देते हैं। ये सारे आपके क्या थे, एक्शंस थे। और ये सारी क्या, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। और एज अ फैकल्टी मेंबर तो हमारे भी एक्शंस हैं। हम आप लोगों के मार्क्स, अटेंडेंस मार्क करते हैं, हम आप लोगों के जितने भी एवेल्यूएशंस है उसको देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट काम है, ग्रेड्स वगैरह जनरेट करना, ये सारे काम फैकल्टी के। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इस डायग्रामेटिक फॉर्म में हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, बजाय इसके कि इसकी बजाय आपको नेचुरल लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट्स दिखाई जाए। तो उससे अच्छा नहीं है कि आपको एक डायग्राम दिखाई जाए जिससे आपको पता चल जाए। फिर मैंने कहा था कि हम जो ये मॉडल बनाएंगे, इसको यहाँ पे कर लेते हैं यार, यहाँ पे हम जो बिहेवियर मॉडलिंग पे भी फोकस नहीं करें, हम जो एनालिसिस मॉडल बनाएंगे इसको फिर हमने ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, डिज़ाइन मॉडल में। ये हमारा काम है। तो जब ये एनालिसिस मॉडल रेडी होगा, इट्स मीन इसमें सारी वो रिक्वायरमेंट्स होंगी। इसी एनालिसिस मॉडल की बेस पे हम डिज़ाइन मॉडल को बनाएंगे। और अगर आप यही देखो तो यही एनालिसिस मॉडल जो बना है, इससे जो प्रीवियस स्टेप है एलिसिटेशन का, एलिसिटेशन में जो रिक्वायरमेंट्स गैदर की गई उसी की बेस पे एनालिसिस मॉडल हुआ, उसी की बेस पे डिज़ाइन मॉडल और उसी की बेस पे कोडिंग। तो हर आने वाला फेज़ है वो प्रीवियस फेज़ की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो अगर एनालिसिस मॉडल हमने अच्छे से बनाया है तो वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी हमारे डिज़ाइन मॉडल। तो जब डिज़ाइन मॉडल हम बना रहे होंगे ना, तो उस वक्त हम दोबारा इस एनालिसिस मॉडल को देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इसमें गिवन थी, और अब वो हम इसे ट्रेस करेंगे क्या वो मेरे डिज़ाइन मॉडल में है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह पर जब कोड करेंगे तो फिर वो डिज़ाइन वाली चीज़ें देखते हैं कि डिज़ाइन मॉडल में जो जो चीज़ें डिस्क्राइब की थी क्या वो मेरे कोड में नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस को लिंक अप करने के लिए ये चीज़ होती है। तो मैंने आपसे ये कहा था, यहाँ पे ज़रा स्लाइड पे आते हैं, व्यूज़ की बात की थी। अभी मैंने इस व्यूज़ पे डिटेल से बात नहीं की थी। मैंने कहा था कि व्यूज़ पे भी मैंने डिटेल से बात की थी, लेकिन इन व्यूज़ को वन बाय वन एक्सप्लेन नहीं किया था। व्यूज़ मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर के डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव से हम सॉफ्टवेयर को देखते हैं। मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी कि जब आप नेट से कोई डिज़ाइन या कोई मॉडल या कोई किसी को दिखाते हो, तो जो नेटवर्क इंजीनियर है वो इस सॉफ्टवेयर को या आपके डिज़ाइन को नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से देखेगा। डेटाबेस इंजीनियर है वो उसको डेटाबेस के पर्सपेक्टिव से देखेगा, क्योंकि उसने एट द एंड इस मॉडल से डेटाबेस बनाना है। तो इसी तरह ये कुछ व्यूज़ पेश किए गए थे, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसमें हमने सबसे पहला व्यू उठाया कौन सा, यूज़ केस व्यू, ठीक है। हम हमारे सिस्टम को इस व्यू से देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से यूज़र्स इसको यूज़ करेंगे। तो उस व्यू के लिए हमारे पास जो डायग्राम हमें सजेस्ट की गई है, या जो डायग्राम यूएमएल ने बनाई, वो क्या है, यूज़ केस डायग्राम, ठीक है, या सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग भी इसे कहते हैं। तो यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए दो चीज़ें, एक एक्टर, एक उसका एक्शन या उसका प्रोसेस आप कह लें, या उसका यूज़ केस कह लें, ठीक है। फिर हमने यूज़ केस में कुछ और बातें
की थी, स्पेशलाइज्ड यूज़ केस, ठीक है। तो ये ऐसा ही है, मैंने आपको एग्जांपल ली थी, जैसे आप लोग जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन पढ़ते हो ना, इनहेरिटेंस, तो ये वही चीज़ थी कि यहाँ पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो देखिए एक यूज़ केस है वैलिडेट यूज़र, ये अब थोड़ा सा जेनेरिक सा है, जनरल सा है। इसकी फर्दर इसकी कुछ स्पेशल केसेस हैं। वैलिडेट दो तरीके से लेट से कर सकता है। वैलिडेट वो पासवर्ड चेक करने से भी वैलिडेट कर सकता है यूज़र को, और रेटिनल स्कैन से भी उसको वैलिडेट कर सकता है, और तीसरा अगर ऐड करना चाहे तो OTP से भी लेट से वो वैलिडेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम आ सकते हैं, क्योंकि बाद लोगों पे यूजर नेम की बेसिस पे भी तो वैलिडेट कर रहा है। यूज़र यूजर नेम नेम एंड पासवर्ड, यस सर। हाँ फिर कह सकते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड, कह सकते हैं इस यूज़ केस को, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ये यहाँ तक कल किया था हमने। फिर यूज़ केस में एक चीज़ आपको और नज़र आएगी जो कि है इंक्लूड। अब ये इंक्लूड क्या चीज़ है, इसको ज़रा देखते हैं, ठीक है। नाम जैसा नाम है वही वैसा ही इसका मतलब है, ठीक है। हम कहते हैं कि लेट्स से एक यूज़र है, ही और शी कैन ट्रैक हिज और हर ऑर्डर ट्रैक करते हैं ना, हमारा ऑर्डर अब कहाँ तक पहुँचे। तो अब यूज़ केस में हमने ये बताया कि ट्रैक, जब भी कोई ऑर्डर को ट्रैक करेगा कोई यूज़र, तो उसके आगे हमने क्या कर दिया, इंक्लूड, कि ट्रैक करने से पहले यूज़र को वैलिडेट किया जाए। हमने कहा कि इस यूज़ केस को ये जो यूज़ केस है इसकी एक प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन से मतलब ये कि इस यूज़ केस को उस वक्त तक न इनिशिएट करोगे जब डेवलपमेंट की बारी आएगी, जब तक यूज़र वैलिडेट नहीं होगा। तो इसीलिए इसको इंक्लूड कहा जाता है कि ट्रैक ऑर्डर वाला जो प्रोसेस है ना, दैट इंक्लूड्स यूज़र वैलिडेशन। तो जब भी ट्रैक ऑर्डर की बात आएगी तो यूज़र पहले वैलिडेट होगा। वैसे ही तो कोई किसी का ऑर्डर ट्रैक नहीं करेगा ना। मुझे जब ऑर्डर ट्रैक करना है, लेट से मैं ऑर्डर ट्रैक का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करता हूँ, तो उस पर क्लिक करने से पहले वो पहले वैलिडेट करेगा कि क्या मैं जेन्युइन यूज़र हूँ, क्या मैंने ऑर्डर के लिए अप्लाई भी कोई ऑर्डर के लिए अप्लाई भी किया था कि नहीं। तो फिर अब वैलिडेट कैसे करते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड देना होगा और उस तरीके से ये काम होगा। तो अगर आप उस डायग्राम को दोबारा देखें, अब यहाँ पे देखें, ATM कस्टमर जो है वो उसके 3 एक्शन है, 3 प्रोसेस है, विड्रॉ फ्रॉम क्यूरी और वो। तो हम कहते हैं इन तीनों प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए क्या इंक्लूड किया है, वैलिडेट पिन, कि सबसे पहले वो अपनी पिन जो भी उसका वो है पासवर्ड है या जो भी उसकी 4 डिजिट्स की पिन कोड है वो इंटर करेगा, ठीक है। तो ऐसे यूज़ केसेस जिसको इनिशिएट करने से पहले एक एक्शन डिफाइन करना हो तो उसको हम इंक्लूड लगा के, एरो लगा के उसकी तरफ हम उसको बताते हैं, जैसे यहाँ पर आपको किया। अब ये ऑपरेटर के केस में कोई इंक्लूड का सेंस अभी तक या कोई कुछ है नहीं, तो यहाँ पे भी इंक्लूड आ सकता था। मतलब ऐड कैश को ऐड करने से पहले क्या कोई कंडीशन है या क्या कोई ऐसी चीज़ है, तो अगर सपोज अगर होती तो वो यहाँ पे हम इंक्लूड करते थे कि इसको करने से पहले ये चीज़ होना ज़रूरी है। सर हम यहाँ ऑपरेटर को अगर ये लगा लें कि यूजर को चेक करें, ऑपरेटर यूज़र को चेक करे, यानी इन द सेंस कि यहाँ पे आके वो पहले अपना लाइक, अब ये तो नहीं है कि हर बंदा आके ऐड कैश करना लग जाए और स्टार्टअप नहीं करे सिस्टम को और शट डाउन भी करे। हाँ, तो उसके अंदर जैसे हर कोई नॉर्मली केस में हर किसी को उसकी बैक डोर पे वहाँ तक किसी का एक्सेस भी नहीं होता, लेकिन चलो आपकी केस में चलो हम कह देते हैं कि हाँ ये जो ऑपरेटर कैश ऐड करने आया है, ठीक है, उसकी भी वैलिडेशन का कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए, तो हम यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आप वैलिडेट लिख दो और कैश ऐड करने से, सिस्टम स्टार्ट करने से या सिस्टम शट डाउन करने से, आप शट डाउन स्टार्ट करने से हम कह सकते हैं कि भाई कोई भी यूज़र बैंक का आके शट डाउन ना कर ले, वो ही कर सके जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उससे पहले फिर एक चेक लगा दे, यूज़र नेम पासवर्ड जब देगा, आईडी देगा, तो आईडी ठीक है तो वो फिर एक्शन कर सकता है। नॉर्मली ऐसे ही होता है, जब कोई यूज़र जैसे ट्रांजैक्शन करता है बैंक में तो वो अपनी आईडी से लॉगिन होता है ताकि कल को ट्रैक हो के कौन सी एक्टिविटी किस यूज़र ने की है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, इंक्लूड की तरह एक और चीज़ है एक्सटेंड।
ज़रा इसको देखते हैं, इंक्लूड और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, और थोड़ी सी एक तरह से कह लो कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है इंक्लूड और एक्सटेंड को लेकर, उस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करते हैं, ठीक है। द एक्सटेंडिंग यूज केस इज यूजली ऑप्शनल एंड कैन बी, सर इस पे देखो, कैन बी ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली, कहाँ गया, कैन बी ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली conditionally. In the diagram you can see that the extending use case is triggered only for deposit over 10,000 or when the age is over 55, ठीक है। इसका क्या मतलब एक्सटेंड का, नॉर्मली एक्सटेंड का क्या मतलब है, हाँ एक्स्ट्रा चीज उसमें नॉर्मल प्रोसीजर है, जिससे आप 50,000 की ट्रांजैक्शन कर सकते हो, हाँ। सपोज आप 1 लाख की करना चाह रहे हो तो वो एक एक्स्ट्रा मैसेज इनकर होता है कि बाकी आप ये करना चाहते हो 1 लाख की, ठीक है, उसको ओके ठीक है। इसीलिए इसका देखो, इसको जो नाम दिया है वो एक्सटेंड दिया गया, ठीक है। इंक्लूड में आपको कोई कंडीशन नहीं नज़र आएगी, इंक्लूड में ये इंक्लूड जब होगा तो वो मस्ट करना होगा, एक्सटेंड में कोई एक आपके पास कंडीशन होगी। यहाँ पे हम इंक्लूड देखें यहाँ पे हम इंक्लूड भी कर सकते थे ना, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कैलकुलेट बोनस, और एक्सटेंड क्या हो रहा है, डिपॉजिट फंड, तो हम लेट से डायरेक्ट इसको इंक्लूड भी कर, जब भी कैलकुलेट बोनस कैलकुलेट करना हो तो डिपॉजिट फंड को देखो, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई है कि हर बार नहीं देखना, तब देखना है जब आपके पास लेट से अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है और एज जो है वो 55 से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इंक्लूड और एक्सटेंड का डिफरेंस पता चला। इंक्लूड में मस्ट वाली सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, कि जब भी ऑर्डर ट्रैक करना है तो यूज़र को वैलिडेट मस्ट करना है, यहाँ पे मस्ट वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है कि कैलकुलेट बोनस जो है वो तभी एक्सटेंड होगा डिपॉजिट फंड से, कि एक्सटेंड ये तभी हम कह रहे हैं एक्सटेंड तब होगा जब आपके पास अमाउंट इससे ज़्यादा होगी और एज इससे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो तब जाके बोनस कैलकुलेट होगा, समझ आ गई बात। तो ये एक डिफरेंस है। सर ये एक्सटेंड जो है प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो इनहेरिटेंस वाली चीज़ आती है, एक्सटेंड जैसे हम कहते हैं जावा के अंदर एक्सटेंड, तो हाँ इनहेरिटेंस वाली चीज़ आती है, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से उस पर्सपेक्टिव से ना देखें, उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो फिर वही वाली चीज़ ज़्यादा सूटेबल है। जो देखे वो ऐसा नहीं करते कि मतलब फॉर एग्जांपल किसी क्लास को तुमने एक्सटेंड करना हो, उसको फीचर लगाना, एक्स्ट्रा लगाना, एक्सटेंड यूज होता है, तो मैं इसलिए पूछ रहा तो था। उस तरह से भी देखें तो सेंस थोड़ा बहुत बनता है, थोड़ा बहुत उस तरह भी सेंस बनता है इसका, ठीक है। अच्छा, ये 3 चीज़ें आप याद रखें यूज़ केसेस के साथ, इंक्लूड, एक्सटेंड और ये स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ये आपको ज़रूरत पड़ सकती है यूज़ केस डायग्राम जब आप बनाओगे तो आपके पास ऐसे सिनारियोज आ सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ है, ये यूज़ केस हमने बना तो लिया, ठीक है, ये यूज़ केस हमने बना तो लिया, लेकिन इसकी अगर डिटेल्स चाहिए हो तो फिर क्या करेंगे। यूज़ केस की अगर डिटेल्स चाहिए हो, जैसे हमने कहा विड्रा फंड्स, सिंपल एक वर्ड है ना, विड्रा फंड्स, ठीक है। विड्रा फंड कैसे करेगा, इसका अपना एक प्रोसीजर है, ठीक है, इसका अपना एक प्रोसीजर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं अभी इस टेबल पे आता हूँ वापस, हमारे पास हर यूज़ केस को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है। मैं इस टेबल पे दोबारा आता हूँ, अगर इन केस में भूल जाओ तो आपने मुझे याद कराना कि उस टेबल पे बात करनी है, ठीक है। हर यूज़ केस के लिए वन यूज़ केस, उसके लिए हम एक एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। हर यूज़ केस के लिए आप एक एक्टिविटी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ डायग्राम बताता हूँ। आपको ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी डायग्राम क्या है, नाम से ज़ाहिर है, ठीक है। एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली इसमें आप एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब विड्रा फंड की अगर मैं बात करूं तो इस एक्टिविटी में
क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो इस एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व है कि जब वो फंड को विड्रॉ करना चाहेगा तो क्या होगा, सबसे पहले वो पिन इंटर करेगा। पिन इंटर करने के बाद वो दूसरा स्टेप क्या होगा, वो इन तीन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा कि मैं फ़ंड विड्रॉ करना चाहता हूँ। फ़ंड विड्रॉ करने के लिए उससे लेट से कोई और इन्फॉर्मेशन मांगी जाए, लेट से अकाउंट नंबर मांगे, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद फिर वो जितनी अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है, लेट से उसने कहा 10,000, फिर इसके बाद इसके पीछे एक और एक्शन होगा, ये देखा जाएगा कि 10,000 उसके अकाउंट में है भी कि नहीं, कि इफ़ द रिक्वेस्टेड अमाउंट इज़ ग्रेटर देन द अमाउंट प्रेजेंट इन द अकाउंट, तो फिर ये कंडीशन यहाँ पे लगेगी कि जो अमाउंट वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो ज़्यादा है, अकाउंट में पैसे कम है, वो ज़्यादा निकालना चाह रहा है, ठीक है। तो ये सारे इसके पीछे क्या है, एक एक्टिविटी है। तो उस एक्टिविटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि एन एक्टिविटी डायग्राम इन यूज केस मॉडल कैन बी यूज टू कैप्चर द एक्टिविटीज़ एंड एक्शंस परफॉर्म इन अ यूज केस। एक्टिविटी डायग्राम का पर्पज़ ये होता है कि आपके यूज़ केसेस में जो जिन एक्शंस की हमने बात की है उसको थोड़ा सा उसके अंदर क्या एक्टिविटीज़, क्या डिटेल्स इन्वॉल्व है उसको कैप्चर करें। और दूसरा ये है कि इट एक्सप्रेसेस द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम, या इसकी अगर हेडिंग देखें तो बिहेवियर मॉडलिंग, ठीक है। यूज़ केस से भी हमें सिस्टम का बिहेवियर पता चल रहा है, लेकिन इतना डिटेल से नहीं, लेकिन एक्टिविटी डायग्राम से हमें बिहेवियर पता चल रहा है और उस बिहेवियर में चेंज भी आ रहा है। चेंज कैसे आ रहा है उसको भी देखें, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल है आपकी ये इसका मैं पहले यूज़ केस बना देता हूँ, ठीक है। लेट्स से एक एक्टर है जो स्टूडेंट है, चले, ठीक है, और वो लाइब्रेरी को यूज़ करता है, ठीक है। और लाइब्रेरी में लेट्स से वो करता है, उसका प्रोसेस ये है कि वो बुक्स उसने इशू करानी है, ठीक है। ये उसका एक वो है प्रोसेस है, ठीक है, कि बुक्स के लिए अप्लाई कर सके। तो इस तरह से इस यूज़ केस को कोई नाम दे सकते हैं कि यूज़र, क्या ना इसके, इस यूज़ केस का एक अच्छा सा नाम क्या दें, बुक इशू, या नाम दे सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सा नाम मैं देना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट का इस सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्शन है कि वो हाँ बारो बुक्स का कह लेते हैं, ठीक है। ही कैन बारो बुक्स या इशू बुक्स, ठीक है, वो भी चलो, वो भी ठीक है, भी कोई सही वर्ड मेरे माइंड में नहीं आता अच्छा सा वर्ड, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, हमने तो ये एक यूज़ केस इसका बता दें कि भाई स्टूडेंट जो है वो बुक्स बारो कर सकता है, ठीक है, या बुक्स के लिए अप्लाई कर सकता है, ये हमने एक यूज़ केस बता दिया। अब ये सारा प्रोसेस एक्चुअली में होता कैसे है, इसको भी तो डिफ़ाइन करना है ना, ठीक है, इसको भी तो डिफ़ाइन करना ना, ये कैसे होगा। ये कहना काफ़ी नहीं है कि बस यूज़र कैन बोरो दिस बुक्स, इसकी डिटेल में जाते हैं। तो एक्टिविटी डायग्राम में बेसिकली हमारे पास एक, हम इसे स्टार्ट स्टेट कहते हैं, इस तरह से सिंगल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं कि कहाँ से ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और जहाँ पे ये एक्टिविटी लेट से आपके पास एंड होती है, जैसे कि यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो वहाँ पर हम उसे डबल सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सर ये डायग्राम जो है सर, ये आप किसके थ्रू, किस मतलब सॉफ्टवेयर किसके थ्रू, ये इसमें मैं ये बताता हूँ आपको, भी एक टूल मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये डायग्राम किस में बनानी है, ठीक है। मैं अभी इस पर बताता हूँ, ठीक है। ये चलिए पहले बता देता हूँ। आप लोगों ने, मैं आपके साथ क्लासरूम में शेयर कर दूँगा, एक सॉफ्टवेयर है विजुअल पैराडाइम, बहुत से हैं, ठीक है, बहुत से मिलेंगे यार, रैशनल ब्रोस मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल मिलेगा। तो ये विजुअल पैराडाइम जो है ये बेसिकली मेरे पास इसमें तो Ubuntu इसके लिए नहीं है, ये विंडोज़ पे चलता है, ठीक है। तो विजुअल पैराडाइम का क्रैक के साथ मैं ये आपको साथ शेयर कर दूंगा, और साथ में इसके साथ एक वीडियो है वो भी शेयर कर दूंगा, वो आपको बता देगी कि कैसे आपने लिंक वगैरह कहाँ पेस्ट करना है, क्रैक का जो तरीका होता है, ठीक है। तो वो आप इस वीडियो को देख के इस सॉफ्टवेयर को जो विंडोज़ यूज़ करते हैं तो वो लाइनक्स के लिए देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे जो लाइनक्स वाले हैं ना, वो फिर ये करें कि वो फिर ऑनलाइन टूल्स को देख लें, ऑनलाइन बहुत से आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, बहुत से मिल जाएंगे UML के लिए।
जिसमें आप ये डायग्राम बना सकते हो। अच्छा देखिए, ऑनलाइन की बात कर रहे हो, ऑनलाइन के मुझे नाम इस तरह पता नहीं है, बहुत से हैं, ठीक है। आप गूगल पे भी अभी सर्च करो तो बहुत से आपको नज़र आ जाएंगे जिसमें आप ये डायग्राम्स बना सकते हो। अच्छा देखिए, ये टूल मैंने पहले भी किसी को नहीं सिखाया, अभी भी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें सिखाने का कुछ है नहीं। आपने ये टूल इंस्टॉल करनी है और जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक करना है, ठीक है। आप जब ये विजुअल पैराडाइम इंस्टॉल करेंगे ना, तो जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास डायग्राम्स के नाम नज़र आएंगे। कौन सी डायग्राम चाहिए, यूज़ केस डायग्राम चाहिए, यूज़ केस पे क्लिक करेंगे तो यूज़ केस से रिलेटेड आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी, वो एरोस, एक्टर्स, प्रोसेस, क्लिक करोगे वहाँ पे करोगे, इतना सिंपल है, ठीक है। इससे सिंपल कोई टूल है नहीं, ठीक है। इसमें आप लोग ये टूल्स बनाओगे, विजुअल पैराडाइम है, माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल है, रैशनल रोज है और बहुत से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, वापस आते हैं एक्टिविटी पर। अब ये जो एक्टिविटी थी इसकी डिटेल्स देखिए हम कैसे यहाँ पर इसको कैप्चर करेंगे, ठीक है। देखिए स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है कि यूज़र जो है वो बुक इंक्वायरी अबाउट बुक्स का मतलब ये कि वो कुछ बुक्स के लिए सर्च करेगा, ठीक है। बुक्स के लिए लेट से उसने कुछ क्यूरी दी कि मुझे बुक चाहिए C++ की, ठीक है। ये यूज़र ने क्यूरी की, ठीक है। सर्च करने के बाद उसके बाद अगला प्रोसेस, अगला स्टेप क्या है सिस्टम का, तो वो ये देखा जाएगा कि चेक अवेलेबिलिटी ऑफ बुक की अवेलेबिलिटी को चेक किया जाएगा, ठीक है। दूसरा एक्शन ये हो गया, या दूसरी एक्टिविटी आपके पास लेट से ये हो गई, या प्रोसेस कह ले। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ बुक की पर आप अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डिसीजन लगा हुआ है, ठीक है। ये डायमंड शेप जो है ना, जैसे फ्लो चार्ट बनाते थे ना, उसी तरह ही है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, एक डिसीजन कि अगर बुक अवेलेबल है तो उसके बाद ये वाला एक्शन करना है। अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है, सिंपल मैसेज कि भाई बुक नॉट अवेलेबल, और उसका ये एक्टिविटी क्या हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर बुक अवेलेबल है तो फिर क्या करना है, फिर एक और एक्शन है, क्या करना भाई, पहले चेक करो कि मेंबर वैलिड है कि नहीं। तो मेंबर को वैलिडेट कैसे करना है, उसके आगे फिर लेट से इसके पीछे कुछ प्रोसेस होगा। हम कुछ अगर प्रोग्रामिंग वाइज देखें तो क्या होगा, लेट से कंडीशन लगाई, कौन सी, इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ बुक इज़ अवेलेबल, तो ठीक है, अगले स्टेप पे जाओ। अगर अवेलेबल नहीं है तो प्रोग्राम के एंड पे चलो जाओ कि बुक अवेलेबल नहीं, एक मैसेज दे दो बुक अवेलेबल है। अगेन इफ़ के अंदर एक और इफ़ कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि इफ़ मेंबर इज़ वैलिड। अगर मेंबर वैलिड है तो फिर हम यहाँ पे जा रहे हैं, और अगर मेंबर वैलिड नहीं है तो हम यूज़र को कहते हैं कि हाँ भाई एक फंक्शन कॉल करें कि मेंबर को क्या करो, रजिस्टर करो, ठीक है। सर ये जो मतलब जो फंक्शंस है, ये एक्चुअली कोडिंग में भी फंक्शंस के फॉर्म में किए जाएंगे। हाँ, मतलब इफ अगर ये कंडीशन है तो फिर वैलिडेट मेंबर का एक फंक्शन होगा। हाँ, अब आप इसको ऐसा देखो, अभी आप ऐसा एज्यूम करो जैसे इसने क्वेश्चन किया, आपका क्या नाम है, साद ने जैसे क्वेश्चन किया, तो अब आप देखो, आप एज्यूम करो कि आपके पास बहुत सारे यूज़ केसेस बने हुए हैं, बहुत सारी एक्टिविटी डायग्राम बनी हुई हैं, ठीक है। अब आप आते हो, इस स्टेज पे आते हो यहाँ पर लेट से, और अब आप डिज़ाइन की फेज़ पर हो, और आपने कहा कि भाई मेरे जो जितना भी आपने एनालिसिस किया कि ये क्लासेस होनी चाहिए, लेट से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ठीक है। ये 4 क्लासेस हैं आपकी डिज़ाइन फेज़ में। अच्छा, अब इनमें से एक क्लास है लाइब्रेरी की, क्लास 4 जो है वो क्या है, लाइब्रेरी की क्लास है। अब इस क्लास के अंदर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्लास क्या करेगी। आप जाओगे यूज़ केसेस पर, आप जाओगे एक्टिविटी डायग्राम में। जब एक्टिविटी डायग्राम में आप देखोगे, आपको आपके क्लास की पूरी इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगी। बात समझ आ रही है? आपने ये क्लास थी ना, लाइब्रेरी की क्लास, अब इसके अंदर क्या फंक्शंस होंगे, इसके अंदर क्या काम होगा, ठीक है, वो सारा आप यहाँ से देख लोगे एक्टिविटी डायग्राम से। तो फिर अगेन मैं कहूँगा कि हर जो हम स्टेप कर रहे हैं ना, वो एम ही नहीं कर रहे, वो उसके बाद जो आने वाले जो स्टेप्स है ना, उनको ये डेटा एज ए इनपुट जाएगा, ठीक है। तो अब क्लास डायग्राम को ये एज ए इनपुट जा रहा है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल ही इस हम चूँकि अभी सीक्वेंस डायग्राम पढ़ेंगे, आगे कुछ और डायग्राम्स पढ़ेंगे, तो इन सबको आपस में हम लिंक करेंगे,
ठीक है, आपसे मैं ये सारी चीज़ें मैं करके बताऊंगा कि देखिए अब ये लिंक है, पूरी मैंने केस स्टडीज़ ली हुई है जिसमें स्टार्ट से लेके एंड तक यूज़ केस से शुरू होते हैं और क्लास डायग्राम तक हम जाते हैं। ये क्लासेस कौन सी होंगी, क्लासेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसका भी अपना एक तरीका है। ठीक है, मेरे पास रिक्वायरमेंट दिख रही है इसमें कौन सी क्लासेस होंगी, सर ये सारी चीज़ें। सारे डायग्राम्स जो मतलब हम बना रहे हैं सर, ये डॉक्यूमेंटेशन में यही चीजें आएंगी जी, ये एनालिसिस के और अंदर ये रिक्वायरमेंट क्लाइंट को हम दिखाएंगे ये उसके साथ प्रोग्रामर के पास पड़ा होगा या सॉफ्टवेयर क्लाइंट को भी दिखा सकते हैं। दिखा सकते इस एक्टिविटी डायग्राम को देख के तो क्लाइंट भी समझ सकता है कि भाई काम कैसा होगा। क्लाइंट हमें इसमें बता भी सकता है कुछ कि नहीं मेरा प्रोसेस में वैलिडेशन का रजिस्ट्रेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, बस मेंबर वैलिड है तो वैलिड है या नहीं है उसको बुक आप इशू कर सकते हो। लेट्स फॉर एग्जांपल ऐसे ही कह रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ उसे भी बता सकते हैं। अगेन देखिए डायग्राम एक्सप्लेन करना, इस पर डिस्कशन करना आसान है बजाय इसके कि हम थ्योरेटिकल बातें करें। ठीक है, तो ये कर इसीलिए बेसिकली एक्टिविटीज़ इसीलिए बेसिकली हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इस एक्टिविटी को ज़रा पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो चूँकि एक उस पर आ नहीं रही थी ये डायग्राम, तो आगे चल रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम कोटा एक्सीडेड, अगर ऑलरेडी उसने पहले से भी कुछ बुक्स इशू करवाई हुई हैं तो वो भी चेक होगा। अगेन कंडीशन, देखिए कंडीशन ही कंडीशन है। कंडीशन से हमें माइंड में क्या आता है, इफ़ कंडीशन। ठीक है, अगर मैक्सिमम कोटा उसका एक्सीडेड है, ठीक है, तो फिर बुक नॉट इशू, और यहाँ पे हम लेट से स्टेटस अपडेट करें, बल्कि स्टेटस अपडेट नहीं करें बल्कि यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था। एक्चुअली मैंने तो नहीं, मैंने पिक्चर उठाई है, ठीक है, बस ख़त्म। और अगर लेट से उसके पास कोटा भी अवेलेबल है तो उसको बुक इशू करें। बुक इशू करने के बाद उसको उसकी जो भी डिटेल्स वगैरह है वो लेट से ऐड करें और बुक का स्टेटस अपडेट करें। ठीक है, बुक का स्टेटस अपडेट करने से क्या मतलब, मतलब 3 बुक्स थी अब 2 रह गई, एक इशू हो गई। ठीक है, तो अब देखें इस एक्टिविटी करने का मकसद क्या है, मकसद क्या था। इस एक्टिविटी करने का मकसद ये था कि ये जो हमारा एक यूज़ केस था उसकी डिटेल हमने इस एक्टिविटी के थ्रू कैप्चर की। अब जब ये काम हम एनालिसिस की फेज़ में करेंगे ना, तो डिज़ाइन की फेज़ में जो डिज़ाइनर होगा वो क्लासेस का कम्बिनेशन और वो डिज़ाइन की इम्प्रूवमेंट की तरफ सोचेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये जो क्लासेस है उसके अंदर क्या डेटा आएगा, वो उसको यहाँ से मिल जाएगा। तो उसको ये सोचना नहीं है, उसको ये सोचना है कि मैं क्लासेस कैसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करूँ कि मेरे डिज़ाइन की कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी हो। और ये वो नहीं सोचेगा कि भाई इस क्लास के अंदर फंक्शंस कहाँ से आएंगे। उसको जो फंक्शंस देखने होंगे वो ये एनालिसिस मॉडल्स देख लेगा, उसे पता चल जाएगा कि मेरी इस क्लास के अंदर क्या फंक्शन है, मेरे इस क्लास के अंदर क्या बिहेवियर है। तो अब लास्ट क्लास में अगर याद हो तो रिमशा ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो हमने कैटेगराइजेशन की हुई है वो ये की हुई है कि भाई वो क्लास डायग्राम्स हैं और ये स्ट्रक्चर डायग्राम्स हैं और वो बिहेवियर डायग्राम है। तो उस वक्त उसको मैंने कहा था कि जब क्लास डायग्राम लेट से हमने स्ट्रक्चर एक डिज़ाइन कर लिया, तो फिर ये जो बिहेवियर के लिए जो डायग्राम्स हमने यूज़ की, तो इस बिहेवियर को उठाएंगे और इसको हम फिर उन स्ट्रक्चर डायग्राम्स में क्या करेंगे, फिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिहेवियर के बगैर तो सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर का एक बिहेवियर है ना, बिहेवियर के बगैर तो आपको सॉफ्टवेयर लेट से उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रक्चर या स्टैटिक स्ट्रक्चर डायग्राम में इसको इसलिए डाला गया है कि इसके एक लेवल पे हम चीज़ों के एब्स्ट्रैक्ट तरीके से देखते हैं। कितनी क्लासेस होंगी, 10 क्लासेस होंगी, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा अब ये क्लासेस के अंदर फंक्शंस क्या होंगे, इसका बिहेवियर क्या होगा, वो कहाँ से आएगा, वो इन डायग्राम से आएगा। ठीक है, तो हमने वो एनालिसिस मॉडल को क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया, और ये हम करेंगे बाकायदा एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो व्यू की समझ आ गई थी, व्यू की हमने एक व्यू कैप्चर कर लिया, कौन सा, यूज़ केस व्यू, और दूसरा व्यू कौन सा कैप्चर कर लिया, प्रोसेस व्यू। ठीक है, 2 व्यूज़ हमने कैप्चर कर लिए। एक व्यू में हमने ये देखा कि भाई कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं। दूसरे व्यू में हमने क्या देखा, प्रोसेसेस को देखा कि कौन कौन से प्रोसेसेस में होंगे। वो यूज़ केस जो हम कह रहे थे उसकी डिटेल हमने दूसरे व्यू में बता दी कि इस सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रोसेस होंगे। अभी डेवलपमेंट व्यू, फिजिकल व्यू, लॉजिकल व्यू, इसकी तरफ भी हम आगे चल के आते जाएंगे। अभी सिर्फ दो व्यूज़ हमने देखे हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इस डायग्राम की तरफ, वो टेबल की तरफ जो रह गया था हमसे। यहाँ पे देखिए ज़रा, यूज़ केस के साथ अक्सर बुक्स में भी और कई जगहों पे भी हम चूँकि यूज़ केस के साथ हम एक टेबल बना देते हैं। ठीक है,
उस टेबल में क्या है, लेट से उस टेबल का नाम है लेट से वैलिडेट पिन। ये क्या है, ये एक यूज केस है, ठीक है। एक्टर कौन सा है, या इस यूज केस में एक्टर्स कितने इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई कस्टमर जो है, ठीक है, और कस्टमर इन्वॉल्व इसलिए है कि वो एटीएम पिन जो है वो इंटर करेगा। एटीएम मशीन जो है वो किस लिए इन्वॉल्व है, लेट से वो उसको वैलिडेट करेगी, ठीक है। अच्छा, डिपेंडेंसी नन, इस पे आते हैं कि ये यूज़ केस किसी और पे डिपेंड नहीं है, वो इंक्लूड वाला फीचर नहीं है, ठीक है, हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्री कंडीशंस, ये क्या है, फ्लो ऑफ इवेंट्स, ये क्या चीज़ है, अल्टरनेटिव्स, ये क्या चीज़ है, और पोस्ट कंडीशन, ये क्या चीज़ है, ठीक है। प्री कंडीशन कहते हैं कि इस यूज़ केस को यूज़ करने से पहले सिस्टम की क्या कंडीशन होगी। तो हम कहते हैं कि भाई एटीएम पिन वैलिडेट करने से पहले हम कहते हैं भाई एटीएम इज़ आइडल, मतलब एटीएम कुछ नहीं कर रहा और स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, वेलकम का मैसेज। उसके बाद लेट से आप जाते हो, कार्ड इंटर करते हो, फिर आपसे कहता है कि पिन इंटर करो, फिर वो वैलिडेट होता है। तो आप एक यूज़ केस से पहले की प्री कंडीशन बताते हो कि इससे पहले आपके सिस्टम की क्या स्टेट होगी। अच्छा, अब ये यूज़ केस जो है उसकी डिटेल्स यहाँ पे है, देखिए फ्लो ऑफ इवेंट्स। तो फ्लो ऑफ इवेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी डायग्राम बना देते हैं। तो अभी आपको मैंने एग्जांपल दे दी कि एक यूज़ केस है, उसमें क्या फ्लो ऑफ इवेंट्स हैं, क्या क्या हो रहा है, उसकी डिटेल हमने उस एक्टिविटी डायग्राम से देख ली, ठीक है। ये काम हम क्यों पहले कर रहे हैं, ये काम हम डायरेक्ट कोडिंग में भी तो कर सकते थे, लेकिन हमारा अगर सिस्टम बहुत बड़ा है तो हम चाहते हैं कि जितना काम भी ये डॉक्यूमेंट हो जाए, और जितनी, अब देखें लेट से ये एक्टिविटी डायग्राम थी, इसमें अगर कोई मैं गलती करता हूँ, ठीक है, तो ठीक है ना, इसको मैं डायग्राम को मैं इम्प्रूव कर लूँगा, यहाँ पे मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा। लेकिन जब मैं कोड पे जाऊँगा कोड करने के लिए, तब मेरा ये कंसर्न नहीं होगा, तब मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम चेंजेस करूँ। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट कोड करूँ, फिर कोई प्रॉब्लम आती है, फिर मैं कोड चेंज करूँ, मैं बार बार कोड चेंज नहीं करना चाहता। बार बार कोड चेंज करने से कम्प्लेक्सिटी सिस्टम की बढ़ती है, एरर के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम डायग्राम्स में ही सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को हम डिज़ाइन कर रहे हैं। एक तरह से डिज़ाइन से एक पहले उसका काम है, एनालिसिस हम कर रहे हैं, ठीक है, और सारी सिस्टम को अच्छे तरीके से उसका बिहेवियर समझते हैं कि भाई जब व्हेन इट कम्स टू कोडिंग की जब बारी आए तो हम वहाँ पे फिर जाके बार बार चेंजेस नहीं करें। जितना भी खुद को इम्प्रूव करना है ना, इस फेज़ के ऊपर कर लें, ठीक है। टेबल पे वापस आता हूँ मैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, अल्टरनेटिव्स। ये अल्टरनेटिव्स का क्या मतलब है, तो ये जो जितनी भी कंडीशंस लिखी हुई है ना, इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं तो आपको ये अल्टरनेटिव का मतलब समझ आ जाएगा। यूज़ केस क्या है, पिन को वैलिडेट करना, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एक्सेप्शन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, जो यहाँ पे लेट से लिखी हैं कि ज़रूरी नहीं कि ये जो आप यूज़ केस है, ये जो एक्शन आप कर रहे हो, ये परफॉर्म हो जाए, ये रुक भी सकता है किसी भी वजह से, इसमें कोई हर्डल्स भी आ सकती हैं, ठीक है, शायद पिन वैलिडेट ना हो, ठीक है। तो वो कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, वो कौन सी ऐसी दूसरी ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से पिन वैलिडेट ना हो सके, ठीक है। नंबर 1 देखिए, ये भी हो सकता है कि जब हम पिन वैलिडेट करने से पहले लेट से कार्ड वगैरह एंटर किया, तो नंबर 1 पॉइंट देखिए, इफ़ द सिस्टम डज नॉट रिकग्नाइज द कार्ड इज एजेक्टेड। दूसरा देखिए, इफ़ द सिस्टम डिटरमाइंस दैट द कार्ड डेट हैज़ एक्सपायर्ड, द कार्ड इज कन्फिस्केटेड, ठीक है, मतलब वो उसको कैप्चर कर लेगा। इफ़ द सिस्टम डिटरमाइंस दैट द कार्ड हैज़ बीन रिपोर्टेड लॉस्ट और स्टोलन, द कार्ड इज अगेन कन्फिस्केटेड या कैप्चर्ड, ठीक है। मतलब ऐसा है कि ये जो वो है, क्या कहते हैं, पिन को वैलिडेट करना है, तो उसके साथ कुछ और अल्टरनेटिव्स भी साथ एसोसिएटेड है, कि ये नहीं कि डायरेक्ट पिन को वैलिडेट करेगा, वो ये देखेगा कि ये जेन्युइन कार्ड है कि नहीं, इसकी डेट जो है ये एक्सपायर तो नहीं है, क्या ये वो कार्ड तो नहीं है जो किसी ने रिपोर्ट किया था कि ये कार्ड हमसे गुम गया था या चोरी हुआ था, जो भी, क्या ये वो कार्ड तो नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ें, कार्ड को फ़ौरन क्या कर दिया जाए, कैप्चर कर दिया जाए, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है,
और कुछ कंडीशंस ये लिखी है कि इफ़ द कस्टमर इंटर्ड पिन डज नॉट मैच द पिन नंबर फॉर दिस कार्ड द सिस्टम, मतलब अब अच्छा, अब लेट से यूज़र ने जो पिन इंटर की वो मैच नहीं कर रही, क्या करें? दोबारा भाई पिन इंटर करो। कितने टाइम्स इंटर करें? कोई लिमिट होगी। लेट से हम कहते हैं 3 टाइम्स पिन इंटर करें, 3 टाइम्स में अगर वो गलत इंटर कर दिया, अगेन कार्ड को क्या कर दो? कैप्चर कर दो। ठीक है, क्या चीज़? हाँ, जो भी कंडीशन। ठीक है, तो बेसिकली हम अल्टरनेटिव्स में हम बेसिकली वो चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, जो हम कह सकते हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, इस टेबल को अगर हम ना बनाएं तो ये सारा काम हम एक्टिविटी डायग्राम में भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी डायग्राम में भी हम ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा अगर इसकी हम एक्टिविटी डायग्राम बनाएं तो कैसे बनेगी, ज़रा इसको बना लेते हैं एक। ठीक है, थोड़ा अब आप मुझे ज़रा बताएंगे कि इसकी अगर हमें एक्टिविटी डायग्राम बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। यही इस एटीएम वैलिडेशन की, पिन वैलिडेशन की जितनी भी सर्कल लगाएंगे। यूज़ केस हम कहते हैं लेट से बना हुआ है, तो हम यहाँ पे कहते हैं पहले जी यहाँ से स्टार्ट होगा प्रोसेस, और यहाँ से हम कहते हैं कि इंटर पिन। ठीक है, पिन इंटर करने के बाद क्या होगा? सर चेक होगा कि पिन वैलिड है। हाँ, हम यहाँ पे कहते हैं कि डिसीजन होगा। एक डिसीजन लगाते हैं। ठीक है, तो अगर वैलिड नहीं है तो वापस आएगा लूप करके तो चेक वैलिडिटी। ठीक है, अगर वैलिड है, यस है, तो आगे जाके कोई एक्शन करेंगे, और अगर नो है तो वापस आएगा। तो हम कहते हैं कि दोबारा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नो पे हम इसको वापस इधर ऐसे ले जा सकते हैं, नो पे दोबारा पड़ जाए, दोबारा पिन एंटर करो, और इधर उसको कंडीशन भी सर आपने बताया तो एक इंक्लूड वो भी कर सकते हैं, कर वो सकते हैं। अभी हम एक जनरल समझाना चाह रहे हैं कि कैसे हम काम करेंगे। अच्छा, अब अगर यस हो जाए उसके बाद सर उसकी जो डिटेल्स हैं उसको, हाँ, उसको लेट से मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाए। ठीक है, शो मेन्यू या मेन्यू अपीयर हो जाए जिसमें उसके पास डिफरेंट कंडीशंस होगी। ठीक है, मतलब जो डिफरेंट ऑप्शन होगी, उस मेन्यू में से लेट से हम कहते हैं कि उस मेन्यू में से उसने कुछ सेलेक्ट करना है। करंट ठीक है, तो मेन्यू के बाद फिर हम कहते हैं कि मेन्यू शो होने के बाद हम कहते हैं कि लेट से इंटर योर चॉइस, वो कुछ चॉइस इंटर करता है हमें, फिर वो कंडीशन होगी कि इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1 तो ये करो, 2 इज इक्वल टू ये, 3 ये करो। तो कहने का मतलब कि इस तरीके से आप क्या करोगे, आप एक्टिविटी डायग्राम बनाओगे, कंडीशंस को देखोगे और ये सारी चीज़ें देखोगे। कुछ एक्टिविटी डायग्राम्स मैंने और ऐड किए हैं, उसको भी ज़रा देख लेते हैं हम। और सॉरी, बैंक से ही रिलेटेड है। अच्छा, मैंने स्विम लेन डायग्राम ऐड की हुई है। ठीक है, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं कि स्विम लेन डायग्राम क्या है। ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक्टिविटी डायग्राम ने आपको क्या बताया, एक्टर और उसका जो यूज़ केस है उसकी डिटेल्स। ठीक है, इस डायग्राम में, एक्टिविटी डायग्राम में समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा एक्टर्स इन्वॉल्व हों, वो चीज़ एक्टिविटी डायग्राम में फिर डिपिक्ट नहीं हो पाती, नज़र नहीं आती कि एक्टर्स कितने एक से ज़्यादा इन्वॉल्व हों। तो उसका फिर उसके लिए अल्टरनेटिव डायग्राम ये है कि जब आपने एक्टिविटीज़ भी शो करनी हो और उन एक्टिविटीज़ में मल्टीपल एक्टर्स भी इन्वॉल्व हों और उनके दरमियान आपने एसोसिएशन बतानी भी हो, तो फिर कहते हैं कि फिर आप ये डायग्राम यूज़ करो, स्विम लेन डायग्राम। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, मैपिंग हु डज व्हाट टू होम। ठीक है, किसने क्या किया किसको, मतलब इसका सिंपल मतलब ये है कि अभी हम जो एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम एक्टर्स को भी देख रहे हैं, मल्टीपल एक्टर्स को देख रहे हैं। अभी तक एक्टिविटी में एक एक्टर था, उसका सारा हमने प्रोसेस बताया। अब हम शायद कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एक्टर आपके पास हो। एग्जाम्पल देखते हैं, ये सारा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। ठीक है,
इसमें एक्टिविटी डायग्राम्स के साथ कुछ और टर्म्स भी हैं, लेट्स से जहाँ पे जॉइन है, जहाँ पे फॉर्क है, तो उसको भी ज़रा देख लेते हैं कि ये जॉइन और ये क्या चीज़ है। जहाँ पे डिसीजन होती है ना, डिसीजन उसको ब्रांच भी कहते हैं, ठीक है, गार्ड एक्सप्रेशन भी कहते हैं, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है, इतने वो नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखिए, पहले इसके नाम को ज़रा देखते हैं कि ये स्विम लेन का क्या मतलब है, ठीक है। लेन्स किसे कहते हैं? हाँ, रास्ते को, ठीक है। और स्विम लेन कह रहे हैं कि लेट से आप अगर स्विमिंग पूल को देखें तो वहाँ पे इस तरह लेंस बनी होती हैं, उससे ये नाम दिया गया, और इसमें कुछ वो नहीं है। अब आप देखें, वही जो एटीएम वाली जो एक्टिविटी थी, वही एक्टिविटी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। लेकिन साथ में हमने जो भी ड्रा करने की कोशिश की थी, वो एक कस्टमर था, उसमें हमने एक एक्टर की बात की थी। अभी आप देखें यहाँ पे 3 एक्टर्स आ गए हैं, कस्टमर, एटीएम मशीन, बैंक। तो ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें दे रही है, वो भी इंफॉर्मेशन दे रही है, लेकिन उसमें हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये एक्शंस कौन करेगा। जैसे वहाँ पे हम कहते हैं कि उसने अमाउंट एंटर की, उसने कैश विड्रॉ किया, अमाउंट एंटर करने के बाद अमाउंट को वेरीफाई कौन करेगा? वो आपका बैंक का लेट से डेटाबेस करेगा। अमाउंट कैश विड्रॉ होके कहाँ से आएगा? वो आपकी एटीएम डिस्पेंसर से आएगा। तो एक्टिविटीज़ के साथ एक्टिविटीज़ के साथ साथ कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ये भी देखना हो तो फिर आप लोग क्या करें, स्विम लेन डायग्राम बनाएं। देखिए अब यहाँ पे कस्टमर स्टार्ट होकर क्या करता है, इंसर्ट कार्ड। इंसर्ट कार्ड होने के बाद क्या एक्टिविटी है, इंटर पिन। अच्छा, पिन इंटर करने के बाद हम कहते हैं कि पिन को क्या किया जाए, ऑथराइज किया जाए, ऑथेंटिकेट किया जाए कि पिन सही है कि नहीं। अब ये कौन कर रहा है, तो हम देखें, हम यहाँ पे बैंक तक यहाँ पे ले आए और यहाँ पे बता दें कि भाई ऑथराइज कौन करेगा, बैंक। या तो पिन वैलिड होगी या तो इनवैलिड होगी। अगर पिन आपके पास वैलिड है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई अब अमाउंट इंटर करेगा। कौन करेगा, कस्टमर करेगा। यहाँ से फिर ले गए हम, देखें कस्टमर तक। अच्छा, कस्टमर ने अमाउंट इंटर की, उसके बाद क्या होगा, हम कहते हैं अकाउंट बैलेंस चेक किया जाएगा। अगेन ये कौन करेगा, हम कहते हैं फिर ये आपका बैंक करेगा। तो हम कहते हैं भाई चेक अकाउंट बैलेंस। अब वो अकाउंट बैलेंस लेट से कुछ कंडीशन है ना कि बैलेंस जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू अमाउंट, बैलेंस दो कंडीशन है, बैलेंस इज स्मॉलर दैन इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। तो उसकी बेस से फिर कुछ एक्शंस होंगे कि लेट से, मतलब ये कंडीशन ये है कि मेरे अकाउंट में उतना, जितना मैं विड्रॉ कर रहा हूँ उतना बैलेंस होना भी चाहिए ना। तो ये फिर आपके पास क्या है, ये दो कंडीशंस हैं, ठीक है। नहीं वो हाँ उसी से मिलता जुलता वो है, ठीक है, डिफरेंट उस पर, ठीक है, ठीक है। ये उसी तरह नाम तकरीबन जो ऐसी जारगन जो यूज़ होता है तो वो उससे मिलता जुलता ही होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम अगर बैलेंस जो है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू अमाउंट, तो इट्स मीन के ये कंडीशन क्या है, ठीक है। वो यहाँ पे वापस आ गया, ठीक है। और उसने क्या किया, टेक मनी फ्रॉम स्लॉट, ठीक है। अभी फॉर को जॉइन बताता हूँ, ठीक है। और देखिए, आप ज़रा फॉर को एक्सप्लेन करें ओएस वाले में, फिर इसको इसके साथ लिंक करते हैं। सर मतलब एक प्रोसेस जा रहा होता है, बीच में वो दो में डिवाइड हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यस सर, ठीक है। क्या किन 2 में डिवाइड हो रहा है, एक डेबिट, हाँ, एक में वो जो स्लॉट है डिस्पेंसर का, उसमें से चाइल्ड प्रोसेस को जो है वो आगे बनाते हैं। मतलब 2 में डिवाइड करने वाली वही बात मेन, हम वहाँ भी यही मतलब है। देखिए, एक काम ये करना है, डिस्पेंसर से लेट से वो अमाउंट विड्रॉ निकालनी है लेट से, साथ में हमने उसके साथ साथ ये एक्शन भी करना है कि अब जो उसकी अकाउंट जो है उसका, उसमें से वो अमाउंट भी लेट से अपडेट करें ना। लेट से पहले 5000 थे, 2000 निकाल दिए तो वहाँ पे अब 3000 रह जाएंगे। ये काम भी करना है, ठीक है। अच्छा, जॉइन किधर है, जॉइन का मतलब ये जिन दो
एक्टिविटी से आके वो एक कॉमन जगह पे आके मिल जाए, उसे वो ज्वाइन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर ज्वाइन में फिर आगे आपके पास उस कंडीशन का पता नहीं क्या डिसीजन है, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन फिर आगे शो बैलेंस और फिर एजेक्ट कार्ड और फिर टेक कार्ड, और बस मतलब आई होप कि मैंने जो समझाना था वो आप लोग इस एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू समझ गए, ठीक है। एक्टिविटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, प्लस इसमें एक्टर्स भी इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। अब एक्टिविटी डायग्राम से ये ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है, हमें पता चल गया कि कौन सा काम कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इन 3 एक्टिविटी डायग्राम्स को देखें तो हमें अगर डिज़ाइन की बात करें तो हमें जैसे ये सिनेरियो इम्प्लीमेंट करना है, छोटा सा सिनेरियो इम्प्लीमेंट करना है, तो कितनी क्लासेस होंगी? 3 सर। हमें 3 क्लासेस नज़र आ रही है बनी बनाई। एक क्लास को बैंक कंसिडर कर रहे हैं, वो कुछ काम कर रही है, एक क्लास ATM मशीन, एक क्लास कस्टमर, ठीक है। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो रही है कि भाई हमने काम कैसे करना है, ठीक है। और यही काम ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, प्रोग्रामिंग से ज़्यादा ये काम मुश्किल है, इसकी तरफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ता। लोग कहते नहीं बस सीधा कोडिंग करें तो एक लेवल तक तो ठीक है, लेकिन ज़रा अगर आपने सही काम करना है और बड़े लेवल पे काम करना है तो फिर ये नहीं कह रहे कि सिर्फ यूज़ किस एक्टिविटी, फिर ये डिज़ाइन और इसके बगैर प्रोसेस हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है डिज़ाइन के बाद, ठीक है। ये आप लोग इसको वो कर लोगे, एक्सपीरियंस कर लोगे आगे चल के। सर मुश्किल भी इवन होता है सर बनाना। हाँ, ये इसलिए मुश्किल है कि एक काम अभी बाद में करेंगे, उससे पहले हम उसकी प्लानिंग करेंगे कैसे करेंगे। तो प्लान जब एक बार रेडी हो गया फिर execution तो फिर एग्जीक्यूशन आपकी आसान हो जाती है, ठीक है। मैंने भी आपको बता दिया कि अभी मैं आपसे कहता हूँ कि क्लासेस बताओ, क्लासेस के अंदर क्या होगा सोचोगे, लेकिन जब डिज़ाइन की फेज़ में डिज़ाइनर को सोचना नहीं पड़ेगा, इसको देखेगा, उसको पता चलेगा कौन कौन से फंक्शन होंगे मेरी क्लास के अंदर। अब देखो कस्टमर की क्लास के अंदर कौन कौन से फंक्शन होंगे। एक फंक्शन होगा लेट से जो एक वेलकम मैसेजर एंड जेड कार्ड, एक फंक्शन होगा जो पिन एंटर करने वाली इंटर अमाउंट वाली इन वैल्यूज़ को ले रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर एक फंक्शन होगा जो ये 3 यूज़र से इनपुट ले रहा होगा। इंटर अमाउंट, इंटर पिन, इंटर अमाउंट, ये लेट से एक फंक्शन होगा जो ये कर रहा है। अच्छा, ये फंक्शन दूसरे फंक्शन को, दूसरी क्लास के फंक्शन को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, ऑथोराइज करो। उस क्लास में बैंक की क्लास में फंक्शन होगा कौन सा, ऑथोराइज, वो हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। इस तरीके से काम करना है। टाइम को देख लेते हैं, टाइम हाँ ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। तो 3 डायग्राम्स हो गए। अच्छा, इस स्लाइड में वैसे मैंने और भी बहुत सी चीज़ें ऐड की थी, लेकिन ये फिर मैं इसको अभी ले जाता हूँ। अच्छा, पूरी मैंने केस स्टडी इसमें ऐड की है, इस केस स्टडी पे हमने काम करना है, तो फिर मैं इसको वीक 5 की फर्स्ट क्लास में ले जाऊँगा इसको। जी जी सर ये जो आपने वो डायग्राम बनाए थे सर, इसमें मतलब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो है सर, ये तो बेसिकली वो क्लास डायग्राम और एक फ्लो वाली बात है सर। इसमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हम वो कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं यार, एक टाइम पे एक चीज़ हो रही है तो बैक उसमें कैसे होगी सर, वो डायग्राम है इसमें। एसिंक्रोनस को कि आप कहते हैं कि एक टाइम पे एक काम हो, नहीं मतलब 2 डिफरेंट काम एक टाइम पे हो रहे हैं, एक टाइम पे हो रहे Yes, sir. हो। एक्टिविटी डायग्राम में तो ये चीज़ नज़र आ गई है ना, Yes, sir. ठीक है। मतलब हम डिजाइनर के लिए वो चीज वो बनाए, आसान बनाए, मतलब इससे हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि क्लासेस कौन कौन सी बनेगी और कौन कौन से फंक्शंस होंगे सर। मतलब ऐसे हो सकता है कि हमें पता चले, फ्लो भी कंट्रोल कर सके हम प्रोग्राम की, ऐसे कोई डायग्राम प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल कर सके। फिर वो मैं बताता हूँ आपको, ये डायग्राम ज़रा देखें, सीक्वेंस डायग्राम इसे कहते हैं। थोड़ा सा अभी इसको डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूँ, शायद आपके क्वेश्चन का आंसर इससे हो जाए। अगर आप मुझे कोई एग्जांपल दे ना तो फिर मैं शायद उसका आपको अच्छे से आंसर कर सर। इस सकूँ। तरह सर मैंने भी कहा है सर कि सर मतलब इसमें ये होता है ना सर कि मतलब वो जो हमने लॉक्स ओएस में पढ़े थे कि ऐसे ना हो जाए कि पहले अमाउंट इंक्रीमेंट, पैसे निकले ही ना हो कि अमाउंट उसमें से डिक्रीमेंट हो ही ना, मतलब पैसे निकले ऐसे हो जाए, फॉर एग्जांपल पैसे निकले और अमाउंट फिर- डिक्रीमेंट ना हो सर ये तो मतलब ये एरर बन सकता है सर। अच्छा। तो ये चीज़ जो है ये शो हो सकती है यार डायग्राम में ये चीज़ कैसे शो करवाएंगे? इस प्रोसेस को सीक्वेंस वो कर सकते हैं कि जब तक हाँ ये आप पैसे नहीं निकले उस वक्त तक अपडेट ना करो। सही है। ये ना हो कि अभी अमाउंट वहाँ पे डिस्पेंसर में अमाउंट रख के उधर अपडेट हो जाए, ये कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम में उस तरह शो करना वो मेरे ख्याल से मतलब पॉसिबल नहीं है। इसमें ओएस कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ा। अच्छा, क्या चीज़? इसमें ओएस को ज़्यादा
अच्छा, इसमें एक चीज़ और हो सकती है, ये जो आप कह रहे हैं ना, उसमें फिर हमें यहाँ पे जाना पड़ता है। देखिए, ये मुझे इसलिए याद है कि मेरा एमएस में एक फ्रेंड है, वो एस्पेक्ट ओरिएंटेड पे काम कर रहा था। एस्पेक्ट ओरिएंटेड एक पैराडाइम है इसका। तो यहाँ पे अगर आप एक डायग्राम देखिए, प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है, ये कोई डायग्राम नहीं है, ये प्रोफाइल हम खुद बनाते हैं। यूएमएल में हमें ये डायग्राम्स दी हुई है, लेकिन जब हमें इसमें कुछ एडिशन करनी हो अपनी, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को मॉडल करना चाहता हूँ, ये सिंक्रोनाइजेशन एसिंक्रोनाइजेशन, तो उसके लिए फिर ये है कि हम अपनी कुछ एनोटेशंस इंट्रोड्यूस करवा के फिर ये काम कर सकते हैं। तो प्रोफाइल डायग्राम, उसे प्रोफाइल कहते हैं, यूएमएल प्रोफाइल। लेट्स से ये डायग्राम्स है, इसमें कोई ऐसी एनोटेशन नहीं है जो क्लाउड को रिप्रेजेंट कर रही हो, सपोज क्लाउड को, या एसिंक्रोनाइजेशन को लेट्स से कुछ रिप्रेजेंट नहीं करी, तो इसके लिए मैं अपनी एनोटेशंस निकाल सकता हूँ। तो वो एक अलग से काम है, वो उस तरह कर सकते हैं कोई। सर वो तो डेवलपर का काम होता है कि क्या चीज़? उसको पता होता है कि कौन सा फंक्शन मेरा फ्यूचर होगा और कौन सा हाँ function हाँ, होगा। ठीक है। और इन डायग्राम्स में हम उसको सीरियलाइज कर सकते हैं कि पहले जब तक ये काम ना हो तब तक आगे नहीं जाना, ठीक है, वो कोड करने होगा। सर पर पहले से मतलब मकसद ही हमारा सारा यही है ना कि कोड करने में आसानी हो, कोड करने में आसानी हो। रिजल्ट हो गया तो डेवलपर के लिए आसानी हो। तो इसमें वो सीक्वेंस वाइज उसे करेंगे ना, ये अभी फिलहाल अभी तक यही कर सकते हैं, उसको सीक्वेंस वाइज कर दे कि जब पहले ये काम हो उसके बाद ये काम हो, तो डेवलपर को खुद ही पता चल जाएगा कि ये काम होगा उसके बाद ये काम होगा, ठीक है, फिर कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम